नमस्कार। 2024 के राजनीतिक समीकरण के राजनीतिक गोलबंदी में, राजनीतिक अखाड़े में, राजनीतिक परिशिष्ट के साथ राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश अपने विश्लेषक संतोष दुबे के साथ व्योम टीवी के पेज पर आपका स्वागत करता हूं। 2024 का क्या समीकरण लोकसभा का रहा, यह तो मुझे लगता है बहुत सारे चैनलों पर आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने हमारे गिरिडीह के विश्लेषण को सराहा, इसके लिए आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार भी आपका स्वागत रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे धनबाद संसदीय सीट को लेकर, क्या कुछ समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव में बना और क्या एग्जिट पोल कहता है, हम लोगों के विश्लेषण के माध्यम से ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। तब दुबे जी, पारा क्या धनबाद का है? गर्मी तो बहुत बढ़ गया है सर धनबाद का, है ना जी। मुझे लगता है 4 तारीख आते आते कहीं वो 52, 55, 56 का आंकड़ा ना पार कर जाए। हो सकता है सर, गर्मी तो है लेकिन धनबाद में गर्मी है। और जितना राजनीतिक गर्मी जो बढ़ा है धनबाद का, वो ये गर्मी से ज़्यादा गर्मी है सर। मतलब ये तपीस रहेगा मुझे लगता है अभी 4-5 दिन लोगों के बीच में। ये 4 तारीख है सर, 4 तारीख में तो रिजल्ट तो सबका आ ही जाएगा। उसके बाद 5 को क्या कुछ होगा सामने, किसका लड्डू किसका घी, 5 का 4 के शाम को ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे क्या कुछ फैक्टर रहेगा। सबसे पहले धनबाद में आपका 6 विधानसभा के अंतर्गत क्या क्या समीकरण है, उस पर तो हम लोग अपना विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो मैटर है, क्या फैक्टर रहेगा अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें, एनडीए के खेमे में। सर देखिए, 2000 अगर अब धनबाद लोकसभा की बात करेंगे तो 2019 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें पीएन सिंह जी जो है उनको भारी मतों से धनबाद की जनता ने विजयी बनाया था। वो मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन था, तकरीबन 4,80,000 86,000 के आसपास में वोटों से वो जीते थे। और उनके विपक्ष में जो कीर्ति आजाद जी थे, वो टोटल में 3,40,000 वोट ही ला पाए थे। मतलब यूँ देखा जाए तो जो समीकरण है 66% का समीकरण पीएन सिंह की तरफ रहा और कीर्ति आजाद जी का 22-23% में साढ़े मतलब 8,24,000 के आसपास में पीएन सिंह जी लेकर आए थे टोटल वोट, और कीर्ति आजाद जी 3,40,000। क्या फैक्टर रहा होगा उस टाइम? उस समय सीधी सी बात सर, मोदी लहर था, जनता ने मोदी जी को समर्थन दिया अपना, उसी की वजह से उनको इतना सारा वोट मिला। ये फैक्टर रहेगा एकदम 100%। अच्छा, और दूसरा कुछ क्या फैक्टर 2024 में जो आपको समझ में आया? देखिए, 2024 में जो मेजर फैक्टर है धनबाद की जनता के बीच में जो है, एक तो ये है कि भाई भाजपा के जो पूर्व सांसद रहे पीएन सिंह जी, उनके खिलाफ में लोगों में एक रोष रहा है। क्योंकि धनबाद में से अगर आप देखेंगे, टोटल डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो निशिकांत दुबे जी इनको पछाड़ते हुए दिखे। दोनों भाजपा के ही थे, लेकिन धनबाद से एयरपोर्ट लेके चले गए, हमारे पीएन सिंह जी कुछ नहीं किए। धनबाद से एम्स लेके चले गए, हमारे फिर सांसद साहब कुछ नहीं किए। उसके बाद जो बैंक का जो हेड ऑफिस था वो भी लेके चले गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सांसद निशिकांत दुबे जी का जो पकड़ है भाजपा के अंदर में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीएन सिंह से अधिक है उनका, तभी वो सारे इतने बड़े परियोजनाओं को वो लेके चले गए। इसी के वजह से जनता के बीच में एक रोष रहा है, और शायद भाजपा इसी चीज़ को देखते हुए उनका जो टिकट जो है काटी मतलब टिकट उनका कटा। अगर हम आईएनसी या यूं कहें महागठबंधन की तरफ से इस बार 2024 का फैक्टर मुझे लगता है बहुत प्रचंड फैक्टर कहीं ना कहीं रहा, तो क्या कुछ उनके खेमे में एक पॉजिटिव स्केल दिखेगा? देखिए सर, जहाँ तक आईएनसी खेमे की बात है, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की बात है, तो उनके तरफ से जो मेजर फैक्टर हमको जो लगता है वो ये है कि धनबाद का अगर वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे कि टोटल कितना वोट है यहाँ पर, तो तकरीबन 22,96,000 के आसपास में टोटल वोटर है 2024 में। बिल्कुल। और इसमें टोटल वोट टर्नआउट जो हुआ इस बार 14 लाख के आसपास में टोटल लोगों ने वोट किया है। 61% के आसपास में टोटल पोलिंग हुआ है। तो इसमें अगर आप वोट में अगर आप कास्ट वाइज देखेंगे कि किसका कितना वोट है, उसके आधार पर देखेंगे तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और चूंकि उनकी विपक्ष में जो अभी बागमारा के जो विधायक है ढुल्लू महतो जी, वो उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, तो मामला 50-50 का लग रहा है। ऐसा तो जनरल हर कोई यही बात बोल रहा है कि मामला 50-50 का है, लेकिन अगर आप आंकड़ों पे उतर के आएंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कौन यहाँ से जीत रहा है और कौन यहाँ से हार रहा है। चलिए, 2024 के लोकसभा संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा के अंतर्गत 4 बड़े प्रत्याशी का नाम आपके समक्ष जो आ रहा है। एक तरफ से भाजपा के खेमे की तरफ से एनडीए में ढुल्लू महतो जी का नाम है, दूसरे तरफ से महागठबंधन की तरफ से बेरमो विधायक अनूप सिंह की वाइफ अनुपमा सिंह जी का नाम आ रहा। तीसरा, मासस की भी गोलबंदी जगदीश रवानी जी का बड़ा मजबूत दिखा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक वोट का बड़ा तकबा उनके तरफ घूमेगा। और चौथा, जेल के जयराम जी की पार्टी की तरफ से अखलाक अंसारी जी। चलिए हम लोग पहले बात करेंगे बोकारो को ही लेकर। एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंसी रहा और 5 लाख से ऊपर का वोटर वहाँ है, तो बोकारो को लेकर क्या समीकरण रहेगा और किनके तरफ आप क्या कुछ रखने जा रहे हैं?
सर देखिए, बोकारो जो विधानसभा सीट है सर, यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 2024 में जो टोटल वोटर है वो तकरीबन 5,60,000 के आसपास में है सर। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब ये 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर आपको बोकारो में ही आपको मिलेगा। तो लास्ट टाइम यहाँ पर पीएन सिंह जी को तकरीबन 1,80,000 1,81,000 के आसपास में टोटल वोट इनको पड़ा था, और उसी समय कीर्ति आज़ाद जी को तकरीबन जो वोट पड़े थे वो थे आपको कुछ 74,000 के आसपास में। तो 1,81,000 भाजपा को मिला था और 74,000 के आसपास में कांग्रेस को मिला था। लेकिन 2024 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो समीकरण है 2024 का वो ये है, एक समीकरण तो एक राजनीतिक फैक्टर तो बाहरी भीतरी का है, और वो है, बिल्कुल है, वो एक रहेगा यहाँ पर। दूसरा ये है कि जो डेवलपमेंट का कार्य जनता के बीच में जो बोकारो जिला में जो कुछ काम नहीं हुआ, जैसे बोकारो के जो बिरंची नारायण जी जो हैं, बिरंची नारायण के प्रति भी लोगों के मन में एक आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, लोगों को लगता है कि वैसा डेवलपमेंट वो नहीं कर पाए, तो उनके प्रति भी एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है बोकारो में, और जिसका खामियाजा हो सकता है बोकारो में भाजपा को उठाना। मतलब ये पड़ सीधी सकता है। भाषा कहें कि वहाँ पर इनका वोट परसेंटेज जो 1,80,000-90,000 के पास था वो खिसकेगा। एकदम खसकेगा सर। इस बार हमको लग रहा है कि बोकारो में इस बार हमको नहीं लगता है कि भाजपा जो है 1,20,000 से ज़्यादा वो वोट वहाँ पे ला पाएगी। इस बार टोटल देखिएगा अगर बोकारो में तो तकरीबन 3,60,000 के आसपास में टोटल पोलिंग हुआ सर। 3,57,000 के आसपास में टोटल पोलिंग हुआ। अगर आप देखेंगे, इसको बंटवारा करेंगे, भाजपा को कितना मिल सकता है, कांग्रेस को कितना मिल सकता है, मार्क्सिस्ट को कितना मिल सकता है, और जेएलकेएम के प्रत्याशी अखलाक अंसारी जी को कितना मिल सकता है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाजपा को तकरीबन 1,20,000 के आसपास इनको टोटल वोट वहाँ से मिल सकता है। चूँकि बोकारो जिले में बाहरी वोटर्स भी अधिक है, बहुत ज़्यादा। जैसा कि ये लोग आरोप लगाते हैं, हम तो उनको बाहरी नहीं मानते हैं, वो सब झारखंड के निवासी हैं, क्योंकि यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे वोट कर रहे हैं, तो भाई झारखंडी हुए वो। तो उनका जो वोटिंग, जो समर्थन जो मिलेगा हमको, कहीं ना कहीं लगता है उनको समर्थन अनुपमा सिंह जी को उनको मिलेगा, फायदा मिल जाएगा, उनको फायदा अच्छा, कहीं ना मिलेगा। कहीं मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम का भी वहाँ वोट समीकरण सिवंडी में है, बालीडी में है, जी। ये नुकसान भाजपा को वहाँ से होने जा रहा है। देखिए, वहाँ पे जो आपका मुस्लिम इलाका हो गया, शेड्यूल कास्ट का इलाका हो गया, शेड्यूल ट्राइब का जो इलाका हो गया, वहाँ से वोट आईएनसी जम्मू गठबंधन को मिलेगी। तकरीबन हमको लगता है बोकारो से तकरीबन 1,40,000 से लेकर के 1,60,000 वोट, मतलब 30-40,000 वोट का इजाफा, मतलब आईएनसी की तरफ इस बार फैक्टराइज। बिल्कुल। अगर आप बोकारो में देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला देखेंगे तो अनुपमा देवी जी जो है, अनुपमा सिंह जी जो है, वो भाजपा के ढुलू माथों से 20 से 30,000 वोट का लीड करेंगे वहाँ पे। अच्छा, चलिए दूसरे विधानसभा की हम लोग बात करते हैं जी। तो दूसरे विधानसभा में जब हम लोग आते हैं सीधा सिंदरी की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ सिंदरी पर मुझे लगता है वहाँ भी एक बीजेपी का फैक्टर है, वहाँ भी के भी विधायक बीजेपी के खेमे से हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्केल तो बना भाजपा की तरफ, लेकिन विरोध भी रहा। बलियापुर एक स्ट्रांग फैक्टर दिखा, वहाँ के छोटे छोटे गाँव जितने भी रहे, लेकिन क्या कुछ समीकरण आप देख रहे हैं? अगर देखिए, सिंदरी जो है, सिंदरी के जो विधायक है इंद्रजीत महतो जी हैं, और पिछले जो कोरोना काल से वो अभी तक शायद वो बीमार ही चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं। भगवान करे उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए और हमारे बीच जल्दी आ जाए। लेकिन जनता के बीच में किसी पार्टी के प्रत्याशी का ना होना एक बहुत गलत मैसेज भेजता है। उससे क्या होता है, परियोजनाएं रुक जाती हैं, लोगों का काम रुक जाता है, तो जनता के बीच में एक आक्रोश मन में आ जाता है। अब इस आक्रोश के बीच में भाजपा को वहाँ पर कितना वोट, लास्ट टाइम जैसे 2019 का अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर तकरीबन पीएन सिंह जी को 1,37,000 के आसपास में टोटल वोट उनको मिला था। लेकिन इस बार चूंकि प्रत्याशी जो है लोकल है, तो वहाँ का जो लोकल वोटर है उनका समर्थन ढुलू महतो जी को मिलेगा और इसका फायदा भी उनको मिलेगा। हालांकि उनका जो एंटी इनकम्बेंसी जो इंद्रजीत महतो जी के अस्वस्थ होने के कारण जो क्रिएट हुआ, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमको यहाँ पे मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं मिल रहा, मतलब यूँ कहें कि यहाँ पर भाजपा ऊपर की ओर रहेगी, उसका ग्राफ ऊपर की ओर रहेगा एकदम। तो दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर सिंदरी में क्या आपको लगता है कि अगर विकास की गाड़ी आगे थोड़ा बढ़ने का उम्मीद था, जो पीएन सिंह के समय में नहीं हो पाया या इंद्रजीत जी के समय में जो नहीं हो पाया, इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट वाला जो फायदा कांग्रेस के खेमे में गया या कांग्रेस ने अपनी गोलबंदी प्राप्त की? देखिए सर, वहाँ पर क्या हुआ, सिंदरी विधानसभा में क्या हुआ कि जो टोटल वोट टर्नआउट इस बार जो हुआ तकरीबन 2,54,000 के आसपास में टोटल टर्नआउट हुआ है। तो वहाँ पर आप जब देखेंगे कि 1,20,000 से लेकर के 1,40,000 के आसपास में भाजपा को वोट मिलेगा। यहाँ भाजपा ऊपर की ओर, यहाँ भाजपा लीड लेगी कांग्रेस से। मुझे लगता है हर फैक्ट्री का उद्घाटन और शिलान्यास से लेकर फैक्ट्री उद्घाटन, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा वहाँ पे। बिल्कुल मोदी फैक्टर दिखेगा वहाँ। मोदी जी का लहर, जो कि मोदी जी ने जो यूरिया फैक्ट्री, जो उर्वरक कारखाना स्टार्ट किया, उससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है।
तो कहीं ना कहीं वहाँ की पब्लिक उतनी भी नाराज भाजपा से नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाहरी भीतरी का एक फैक्टर उनको रहेगा, जिसमें ढुल्लू महतो जी को एक फायदा भी वहाँ पे मिलता हुआ साफ साफ क्योंकि दिखाई हम देगा। भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत गांव गए थे जहां जी पर मुस्लिम लोग भी उनके फेवर पर खड़े नजर आ जी रहे जी थे। हालांकि एक कहा जाता है कि एक बड़ा तगवा इस बार आईएनसी के खाते में गया है। जाएगा। तो वोट का टर्नआउट स्केल आप क्या निकालने जा रहे हैं देखिए अगर वहाँ पर सिंगल? जो वोटर टर्नआउट हुआ है तकरीबन 2,54,000 के आसपास में इस पर टोटल पोलिंग हुआ है सर। परसेंटेज देख लेंगे आप तो 65% के आसपास में टोटल पोलिंग हुआ है। तो इसमें हमको जो लगता है 1 लाख से 1,20,000 के आसपास में भाजपा को वोट मिलेगा, और 80 से 90 के बीच में आपको कांग्रेस को मतलब वोट यूं कहें कि अगला मिल बार जो सकता है। 30-40 हजार का आंकड़ा रुका हुआ था कांग्रेस का, इस बार कहीं ना कहीं वो डबल होगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से उनका। चलिए सिंदरी से हम लोग निरसा की ओर अगर रुख करते हैं जी तो निरसा में एक अरूप चटर्जी का, खासकर मासस का भी एक अपना इम्पैक्ट है, तो मासस को भी एक बड़ा वोट वहाँ पर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें भाजपा खेमे में और आईएनसी के खेमे में, जी तो जी। क्या कुछ वहाँ रहने जा रहा है और क्या फैक्टर सामने आ रहा है? देखिए, निरसा से जगदीश रवानी जी फाइट कर रहे हैं मार्क्सिस्ट की ओर से, और जगदीश रवानी जी ये यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, बड़ा नाम भी है ना। तो अब जनता के बीच में उनका नाम है, पकड़ है, लोग उनको मानते भी हैं। तो कहीं ना कहीं निरसा की विधानसभा में जो जो वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो स्विंग करा सकते हैं है। अपनी ओर। अच्छा, अपर्णा सेन गुप्ता की तरफ से क्या कुछ फायदा भाजपा को मिलने अपर्णा सेन गुप्ता को ऑब्वियसली चूंकि वो भाजपा के विधायिका हैं, और उनके तरफ से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो जी, उनको तो समर्थन उनको मिलेगा, उनका फायदा भी उनको मिलेगा। उनके जो कार्यकर्ता वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बूथ मैनेजमेंट जो काम कर रहे होंगे, तो उनके माध्यम से भी ढुल्लू महतो जी को वहाँ पे लीड मिलने का संभावना अच्छा खासा है। क्या कुछ वोट का आप वहाँ निकाल हैं इसके? देखिए, अगर आप हमला बात करेंगे तो भाजपा को वहाँ पर 1 लाख से 1,10,000 के आसपास में वोट मिलेगा। कांग्रेस को आपको जो है 80 से 90 के आसपास में वोट मिलेगा। और अरूप चटर्जी का जो इनका जो है जगदीश रवानी जी जो फैक्टर है, उनका भी अच्छा खासा वहाँ से वोट मिल सकता हालांकि है। अगर हम पुराना 2019 का आंकड़ा देखें तो 1,40,000 और 41,000 के आसपास का आंकड़ा वहाँ पर है। जी जी। और वहाँ पर आईएनसी के तरफ से कीर्ति आज़ाद जो थे वो मुझे लग 47-48। इस बार बड़ा खेमा घुमा है कांग्रेस की तरफ, ये आप तो मानते हैं? जी जी। देखिए, इस बार जो कल्पना सोरेन जी का जो दौरा हुआ धनबाद में, तो उससे जो मुस्लिम वोटर हैं, उससे जो एसटी वोटर हैं, आदिवासी वोटर हैं, वो उनका रुझान जो है कांग्रेस जिमम गठबंधन की ओर गया है। और इसका इम्पैक्ट आपको 4 जून को दिखाई देगा कि कितने सारे वोटर ने कांग्रेस को वोट किया। चंदन क्यारी पर अगर हम लोग आते हैं, चंदन क्यारी को लेकर हमेशा बवाल मचा रहता है, चाहे इंडस्ट्रियल बेल्ट को लेकर आप बात करें या फिर वहाँ का एक बड़ा वोटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का तो स्केल पर है ही। लेकिन चंदन क्यारी में मुझे लगा भाजपा की गोलबंदी मुझे कुछ ज़्यादा मजबूत दिखी। जी जी। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि वहाँ आईएनसी कमजोर पड़ा, क्योंकि आप समझ रहे हैं एक बड़ा नाम डायरेक्ट आईएनसी में आकर सटे थे। जी जी। देखिए, अगर आप चंदन क्यारी में बात करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा 2 बात। एक तो जो अमर बावरी जी जो हैं, उनका फैक्टर उनका एक अपना फैक्टर है, उनका एक अपना पकड़ है, और उससे भाजपा को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब हालांकि अमर बावरी के प्रति वहाँ के लोगों में क्या जन भावना है उनके प्रति, वो तो वहाँ के लोग ही बता पाएंगे, हम तो क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लास्ट में अगर आप देखिएगा 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएन सिंह जी को तकरीबन 1,24,000 वोट उनको मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन और उसी समय कीर्ति आज़ाद जी को 32,000 वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं क्लियर लीड था वहाँ पे भाजपा का। लेकिन इस बार का फैक्टर में 2 बातें और हम आपको ऐड करना चाहेंगे। पहला तो ये है कि संग्राम सिंह जी जो हैं, समरेश, हाँ बहुत बड़े नाम है, आईएनसी के बहुत बड़े नेता भी हैं, और वो समरेश सिंह के सुपुत्र भी हैं। तो वो चूंकि कांग्रेस में है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनुपमा देवी जी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है टिकट के रेस में उनका भी बीच में नाम आगे बढ़ा था। जी जी। श्वेता जी का नाम आया था सामने, लेकिन हालांकि किसी कारणवश उनको वोट टिकट नहीं मिला, अनुपमा जी को मिला है। और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि संग्राम सिंह का जो नाम है और समरेश सिंह का जो नाम है, चूंकि समरेश सिंह के ही कहा जाता है कि ढुल्लू महतो उनके शिष्य रहे। बिल्कुल जी जी। तो यहाँ पर मामला बहुत दिलचस्प और मजेदार होने जा रहा है। अच्छा, क्या कुछ होने जा रहा है धनबाद? अब आते हैं हम लोग धनबाद और जरिया को, खासकर समीकरण इस बार की जीत की राजनीति का धूरी माना जा रहा है धनबाद संसदीय क्षेत्र में। तो अगर 2019 के आंकड़े पर जाते हैं तो धनबाद को 1,48,300 वोट और आईएनसी को 71,000 वोट। जी। बड़ा डैमेज है क्या? इसी समय ऑडियो प्रकरण हो गया, इसी समय कुछ भाजपा के खेमे से शो कॉज हो गए, क्या कुछ कहेंगे थोड़ा इसको विश्लेषणात्मक तरीके से? देखिए, धनबाद में देखिए हुआ क्या है सर, कि धनबाद में जो कुछ लोग हैं, कुछ समूह हैं, कुछ वर्ग हैं, उनको किसी को टिकट मिलना पसंद नहीं आया। तो भाजपा के भीतर खाने में ही आपको जो है उनका विरोध होना शुरू हुआ। और इसी की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा ऑडियो जो वायरल हुए
कि भाई किसके पक्ष में वोट करना है, किसके पक्ष में वोट नहीं करना है। अब चूंकि ये भाजपा का भीतर का मामला है, इसमें तो हम लोग ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, पर हाँ इतना तो है कि आपसी लड़ाई का जो फायदा दूसरे को मिलेगा, फायदे को दूसरे को मिल सकता है और वहाँ मिलेगा भी। अब लास्ट टाइम देखिएगा तो वहाँ पर धनबाद में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पोलिंग हुआ था, और धनबाद में अगर लास्ट टाइम आप देखेंगे तो उनका जो वोट पड़ा था धनबाद में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास में पीएन सिंह जी को वोट मिला था, 1,48,000 और 70-71 हज़ार के आसपास में आपको इनको क्या नाम है कीर्ति आजाद जी को मिला था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे धनबाद में मामला हमको बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और धनबाद में तकरीबन इस बार जो पोलिंग हुआ है तकरीबन 2,41,642 के आसपास में टोटल पोल हुआ है इस बार, ठीक है। और अगर आप इसमें हमारा बात करें किसको कितना वोट मिल सकता है, तो हमको लग रहा है कि तकरीबन यहाँ पर 90 से 1,10,000 के आसपास में भाजपा को वोट मिल सकता है। इतना बड़ा उन्हें नुकसान होने जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, बिल्कुल 40 से 50 हज़ार का नुकसान यहाँ पे इनको होगा। और ये टोटल वोट अगर ये चला जाएगा इसमें आपको, तो आप टोटल वोट इनको कांग्रेस में मिलाइएगा तो तकरीबन 1 से 10 से लेकर के 1,20,000 तक तकरीबन वोट कांग्रेस को धनबाद में मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार अपर कंडीशन में धनबाद में कांग्रेस लीड रहेगा भाजपा के मुकाबले में। चलिए, यही हाल क्या झरिया की अगर हम बात करें, झरिया का भी समीकरण वहाँ के भी विधायिका कांग्रेस से हैं और उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अगर हम बोलते हैं धरातल पर है, तो अपने जर्नलिज्म स्किल में हमने उनको देखा है लगातार लोगों के बीच में मिलना जुलना। लेकिन एक रागिनी जी का भी अपना एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन उनके ही घर से टूटकर सिद्धार्थ जी कांग्रेस के कंपेनिंग करते हुए नजर आए। क्या कुछ होने जा रहा, क्योंकि एक बड़ा जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में गए तो ऐसा लगा कि एक बड़ा डैमेज वहाँ भाजपा को दिखाई पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना सर कि जब आप चुनावी माहौल में उतरते हैं और जब आप तय कर लेते हैं कि हमको क्या चाहिए और हमको क्या करना है, तो फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि किसके साथ में क्या संबंध रहा है। अब हालांकि पुरानी बातों को भूल करके लोगों को आगे बढ़ना भी चाहिए, हम तो यही अब कह सकते हैं। अब इस बार देखिएगा झरिया के भी जो विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें पूर्णिमा नीरज सिंह जी जो एक बहुत बढ़िया विधायिका रही है, उनका काम करने का तरीका भी है, व्यक्तिगत तौर पे तो हमको बहुत पसंद आता है और उसका इम्पैक्ट भी आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। शायद हमको ऐसा लगता है कि झरिया में उतना भाजपा को वोट ना मिले जितना पिछली बार उनको मिला था। 91,000 का था पुराना, अगर आंकड़ा देखें 91,000 के आसपास था और 45,000 के आसपास कीर्ति आजाद, ऑलमोस्ट डबल थे। तो इस बार जो है हमको तो नहीं लगता कि डबल होगा, और एग्जैक्टली इसका अपोजिट आप मान लीजिए। आप इस बार हो सकता है कि भाजपा को 45,000 मिले और कांग्रेस मतलब सीधा हर जगह पर ये डैमेज देख सकते हैं कि अगर जहां अगली बार कांग्रेस नीचे रही, इस बार वो ऊपर दिखे। संभावना तो बहुत है सर, लेकिन चंदन क्यारी का फैक्टर मुझे लगता है विधायक ढुलू महतो को ज्यादा फायदा पहुंचाने, ज्यादा ग्रामीण फायदा। क्या कुछ ग्रामीण क्या फायदा ढुलू महतो जी के तरफ पॉजिटिव स्केल में रहने ज्यादा है? देखिए, एक तो सीधा सीधी बात है कि भाजपा का जो लहर है और मोदी जी का जो लहर है, मोदी जी ने जो काम किया है और राम मंदिर का जो उद्घाटन होने के बाद जनता के बीच में जो कॉन्फिडेंस जगह, जो विश्वास जगह मोदी जी के प्रति, वो मतलब अकल्पनीय है। बिल्कुल, इसलिए भाजपा के जो कोर वोटर हैं वो कुछ भी समीकरण इधर से उधर हो जाए लेकिन वो भाजपा को ही वोट करेंगे। कैंडिडेट कौन है उनसे उनको लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल उनको। और एक चीज़ और भी ये भी होता है कि लाभार्थी वर्ग जो है धनबाद लोकसभा में, जिनको घर मिला है, जिनको टॉयलेट मिला है, जिनको 2,000 रुपया गैस सिलेंडर मिला, नहीं 2,000 रुपया जो किसान सम्मान निधि से जो उनको मिलता है, गैस सिलेंडर मिला है, काल में 500-500 रुपये करके 2-3 बार जो भी उनको मिला है, भारत सरकार का जो भी योजनाएं हैं जिनको लाभ मिला है, वो लोग तो भाजपा को वोट करेंगे सर, तो वो वोटर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या कुछ भाजपा का नेगेटिव पॉइंट्स रहेगा इस बार? अगर वोटर अगर कहीं ना कहीं उसके अगर घिस सकते हैं तो क्या कुछ कारण दिख रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये दिखाई देता है हमको कि जो अब 3 वोटर जो है सर, आप वोटर के जो 3 श्रेणी है, पहला श्रेणी जो मुस्लिम वोटर है, दूसरा श्रेणी आता है आपका आदिवासी वोटर और तीसरा श्रेणी आता है आपका शेड्यूल कास्ट वोटर। ये तीनों वोट को अगर आप मिला देंगे तो 8 लाख वोट होता है। तकरीबन 2 लाख के आसपास में शेड्यूल ट्राइब के वोट हो गया, शेड्यूल कास्ट का वोट 3 लाख हो गया और 3 लाख के आसपास में मुस्लिम वोटर है। टोटल को आप मिला देंगे तो 8 लाख वोट जो पड़ रहा है, ये बहुत हद तक ये कांग्रेस जमम गठबंधन को मिलने का संभावना है। अब उस वोट में ढुल्लू महतो जी कितना वोट अपने तरफ करवा सकते हैं या किए होंगे, ये तो 4 जून को ही आपको। अच्छा, जहाँ जब हम लोग गिरिडीह का विश्लेषण कर रहे थे तो हम लोग अंतिम में एक बात रखे थे कि आदिवासी और अल्पसंख्यक जिस तरफ घूमते हैं, जीत इस बार उधर रहेगी। इस बार राजपूत समीकरण, फॉरवर्ड समीकरण, कायस्थ समीकरण, मतलब देखिए हम और आप कहें तो माने या नहीं माने, लेकिन जाति समीकरण का तो असर रहता है। देखिए, हम इसको जाति समीकरण नहीं बोल सकते, हम इसको बाहरी भीतरी का एक समीकरण मान सकते हैं, क्योंकि बाहर के जो लोग यहाँ आके बसे हैं जनरली फॉरवर्ड कास्ट की हैं, ओबीसी भी हैं। तो ये जो ओबीसी और फॉरवर्ड कास्ट का जो समीकरण है, अब देखना ये है कि ढुल्लू महतो जी इसको किस तरीके से साध पाए हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भाजपा के भीतर खाने में बहुत भीतरघात का जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ, जो ऑडियो वीडियो वायरल हुआ,
उससे वो भाजपा को नुकसान पहुंचेगा। अब लास्ट मोमेंट में ढुल्लू महतो जी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाए होंगे ये तो वही जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखिएगा तो धनबाद लोकसभा जो है इस बार 50-50 लग रहा है। मतलब क्या कुछ फाइनल वोटिंग का स्टेटमेंट आपके तरफ से रहेगा देखिए, भाजपा के खेमे में, अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हम लोग touch करें? मिनिमम और अगर मैक्सिमम अगर आप बात कीजिएगा तो हमने जो आपको विधानसभा जो 22 जो आपको वोट बताए हैं बिल्कुल। उसको अगर आप जोड़ लीजिएगा तो भाजपा को यहाँ पर धनबाद लोकसभा में 5,60,000 से लेकर के 6,50,000 तक जाएगा, मतलब 90,000 का अंतर से 80-90,000 का भाजपा जीत या हार सकती है। और वही अंतर जो है आपका 5,70,000 से लेकर 6,20,000 के आसपास में कांग्रेस को वोट मिल सकता है। तो जो अंतर है, हार जीत का जो अंतर रहेगा वो 50,000 से लेकर 1 मासस लाख के के बीच खाते में क्या रहेगा। कुछ वोट का आपका समीकरण है? जगदीश रवानी जी जो है बहुत मजदूरों के बहुत बड़े नेता हैं निरसा में, उनको हमको लगता है कि जनता समर्थन देगी तो तकरीबन 1 लाख से 1,10,000 1,20,000 के आसपास में वहाँ पर वो पहुंचेंगे। ला अच्छा, सकते अब एक चीज इसी थोड़ा विश्लेषण में जान जाए, उनको जो 1 लाख या 1,10,000 तक जो वोट पहुंचेगा वो किधर के खेमे से कट कर उनके, मुझे लगता है ये इससे ढुल्लू महतो जी को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है क्या? क्योंकि देखिए, लोकल वोट कटेगा, लोकल वोट कटने का फायदा जगदीश बिल्कुल। रवानी को। आपको जो देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि मासस के जो लोग हैं वो मजदूर वर्ग से लोग से आते हैं, मजदूरी वहाँ के लोकल लोग ही कर रहे हैं। तो भाजपा को ढुल्लू महतो के जो लोकल वोट जो उनको मिलने वाला था मासस की उपस्थिति से, जगदीश रवानी जी के जो प्रचंड जो वहाँ पर उनकी कंपेनिंग भी उनका बहुत पकड़ है, उन्होंने सॉलिड किया है। तो उनके उसी के आधार पे वहाँ पे जो नुकसान होगा वो ढुल्लू महतो जी को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट और आपका आदिवासी वोट वो चेंज नहीं होने जा रहा है। एक अंतिम बात जो हम लोग रखने जाते हैं, जयराम जी की तरफ से भी जेल के एम का एक अखलाक अंसारी जी खड़े हुए थे। शुरू में गोलबंदी बड़ी तेज़ दिखी, मुझे लगा कि वोट का समीकरण थोड़ा चढ़ेगा, लेकिन बीच में एक ऑडियो भी वायरल हुआ। ये तो देखिए, ये तो झारखंड के तमाम लोग जान गए कि जयराम महतो धनबाद का सीट बेच दिए। अब किसको बेचे हैं जनता जान रही है, लेकिन ये जो दूध के धुले बंदे फिरते हैं बाजार में कि हम वैसा नहीं है, खैर ठीक है, तुम अपने आप को डिफेंड कर सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाई आपने उस सीट को बेचा है। ऐसा नहीं, वहाँ पर एक बड़ा नाम था, आपके पास अंसारी, करण महतो, ये सब खड़े हुए, आपके पास करण महतो जी थे, राज पटेल जी थे, विकास महतो जी थे, तीर्थनाथ आकाश जी भी थे, रिजवान जी भी थे, रिजवान जी भी थे। रिजवान जी को काहे नहीं दे दिए टिकट भाई? रिजवान तो बहुत बढ़िया नेता है अखिलेश जी के मुकाबले का देखा जाए, तो आप उनको काहे नहीं दिए? लेकिन आपको वहाँ पे चुनाव लड़ना नहीं था, आपको किसी को डैमेज करना था, किसी को फायदा पहुँचाना था, इसलिए आप वहाँ पर बिक गए। और ये जनता देख रही है, समझ रही है, और इसका देखिएगा चुनाव चार्ज इनको जो आएगा रिजल्ट, अखिलेश जी को कितना वोट पड़ता है, 1 लाख भी पार हो गया तो बहुत है। क्या कुछ कहाँ तक जाने का उम्मीद आपको? 50 से 60,000 के आसपास में जाएगा उससे मतलब उनके समीकरण। अच्छा, क्या अल्पसंख्यक का एक बड़ा वोट मिला होगा या वो सारा आईएनसी? नहीं यार, धनबाद लोकसभा का जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो रिपोर्ट आया है मेरे पास, उसके मुताबिक सारे के सारे जो है कांग्रेस को जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से 2024 का संसदीय क्षेत्र का आप एग्जिट पोल आपने देखा, अब क्या कुछ 4 जून को होगा ये तो थोड़ा सब्र करने की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि बहुत जगह पर जहां भाजपा पहले प्रचंड बहुमत के साथ थी 2019 के क्षेत्र में, 19 के स्केल में, वहीं 2024 में बहुत कुछ डैमेज हुआ और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। बिल्कुल। क्या कुछ अंतिम आपका विश्लेषण रहेगा? और आम जनता व्योम टीवी के पेज पर लगातार दुबे जी को सराहती भी है, आलोचना भी होता है आपका, खैर ये सब चलता रहता है, एक परिशिष्ट है, हम लोग अपना काम करेंगे। हम तो यही कहते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष ना लाभ ना लपेट, सदैव हम लोग एक चीज़ रखने की कोशिश करते हैं, जो धरातल पर हम लोगों ने भी तकरीबन 1 महीने के आसपास का ग्राउंड रिपोर्टिंग देखा, उसी पर विश्लेषण, फॉर्म 20 को हम लोग देखते हैं, 2-3 समीकरण को देखते हैं, जाति समीकरण को देखते हैं, तब लास्ट में हम लोग लाकर यह आंकड़ा रखते हैं। देखिए, धनबाद लोकसभा में जो टोटल वोटर्स हैं, आप मुस्लिम को, आदिवासी वोटर को, शेड्यूल कास्ट के वोटर को जोड़ेंगे तो तकरीबन 8 लाख आता है। बाहरी वोटर को आप जोड़ेंगे तकरीबन 4 से 4.5 लाख वो मिलता है। और ये दोनों वोट जो हैं, ढुल्लू महतो जी कितना वोट अपने तरफ कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों वोटर, क्योंकि ये जो मुस्लिम, आदिवासी और शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, ये कांग्रेस के वोटर हैं सर, ठीक है। और फॉरवर्ड का जो वोट इस बार है, उसमें बहुत सारा डैमेज उसमें हुआ है, तो ये मामला बहुत मतलब संवेदनशील रहने जा रहा है। हाँ, मतलब कहाँ पे जा सकता है, नहीं जा सकता कहना मुश्किल है, लेकिन जीत और हार का जो अंतर होगा वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में होगा। जो भी जीतेगा या हारेगा 1 लाख से, या तो हारेगा या तो जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का राजनीतिक सफर का मुझे लगता है अंतिम पड़ाव 4 जून को आपके तक पहुंचेगा। अब बस इतना ही धैर्य बनाना है, केंद्र में किसकी सरकार और कितनी सीटें झारखंड के 14 के समीकरण में से निकाल पाएगी भाजपा, थोड़ा सब्र। धन्यवाद संतोष जी। बस इसके बाद का जो हमारा विश्लेषण होगा हम लोग अपना करते रहें। बस एक अंतिम संदेश आपके तरफ से चाहेंगे
जो खासकर आलोचना करने वाले लोग होते हैं बड़ा सॉफ्ट टारगेट संतोष जी को बनाते हैं, क्या कुछ उन्हें कहेंगे, क्या समीकरण और किन किन चीज़ों को फैक्टर रखकर आप एग्जिट पोल में लाकर रखते हैं आंकड़ा? देखिए सर, हम तो पहले डेटा एनालिसिस का ही काम करते थे। पहले हम बताएंगे नहीं किसके लिए करते थे। 3-4 पार्टियां रह चुकी हैं जिनके लिए काम किए हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी की जो टीम है उनके साथ आज भी मेरे बहुत सारे मित्र काम करते हैं। तो ये जो डेटा एनालिसिस का काम है बहुत जटिल काम है। यहाँ पर तो हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, और भी इसमें और भी आप इसको पेनिट्रेट करके अंदर जा सकते हैं, बूथ वाइज जा सकते हैं। जो अभी चूँकि टाइम नहीं है और डेटा भी नहीं है तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये अगर आप डेटा एनालिसिस सही सटीक तरीके से करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा एकदम परफेक्ट आएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।